Hey guys, I welcome you all to Batrayas Academy. Today the date is 10th of January 2024 एंड आज के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देखेंगे रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ geographical indication tag in India. Now, across 6 states or union territories, around in total 17 प्रोडक्ट्स को फिर से मिला है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीआई टैग बोलते हैं। जीआई टैग ये एक ऐसा टैग है जिसको यूज़ किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट के लिए जिसका स्पेसिफिक जोग्राफिकल ऑरिजिन हो। ध्यान दीजिएगा, जिसका स्पेसिफिक जोग्राफिकल ऑरिजिन हो। जैसे आपको पता है दैट असमीज गामूसा को भी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। व्हाट डज इट मीन? It means that the gamusa which are being manufactured in Assam only, ध्यान दीजिएगा, in Assam only will be given that tag. If the same gamusa is manufactured in Coimbatore or Surat of Gujarat, तभी उसको हम लोग असमीज गामूचा बोल के बाहर में बेच नहीं सकते हैं। आप उसको नॉर्मल गामूचा बोल के बेच सकते हो, बट नॉट बाय द नेम ऑफ असमीज गामूचा। ठीक है, समझ रहे हो बात? सो वही बोला गया, जीआई टैग जो है उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए दिया जाता है जिनका स्पेसिफिक जोग्राफिकल ऑरिजिन हो। इसकी ओनरशिप की अगर बात करें तो कोई भी ट्रेडर्स बॉडी, कोई भी एसोसिएशन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जीआई टैग के लिए अप्लाई कर सकता है अगर आपका प्रोडक्ट हो तो। बट कुछ कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप एप्लीकेंट हो, से फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली यूनिक, है ना। उन प्रोडक्ट जो हिस्टोरिकली वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसके कुछ ना कोई आपको रिकॉर्ड्स शो करने पड़ेंगे एंड अ कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ हाउ द प्रोडक्ट इज मेड। मतलब आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा दैट किस किस प्रोसेस के थ्रू वो प्रोडक्ट बनाया गया है। सब कुछ गवर्नमेंट के पास रहेगा, राइट। तो सवाल होता है रॉ मटेरियल्स इसके कहाँ से आना जरूरी है? क्या रॉ मटेरियल्स का भी जोग्राफिकल ऑरिजिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट? फॉर एग्जाम्पल असमीज गामूसा अगर बन रहा है तो उसके लिए जो वो थ्रेड जो है ना, जो यार्न जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या वो भी आसाम में बनना जरूरी है? तो उसी के बारे में बोला गया था। रॉ मटेरियल जो है इस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए इट डज नॉट नेसेसरी हैव टू कम फ्रॉम दैट रीजन। मतलब इवन इफ यू आर मेकिंग असमीज गामूचा देन इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट द थ्रेड should be manufactured in Assam only. That thread can be imported from other countries. It can be imported from different other states as well. ठीक है ना। So वही बोला गया, जैसे मलबेरी सिल्क दिया हुआ है, ठीक है, ये कांचीपुरम साड़ीज में ऑफ कोर्स आपको मिलेगा, राइट ना। ये कहाँ से लाया जाता है? कर्नाटक से लाया जाता है, राइट। वैसे ही गोल्ड जरी सूरत से लाया जाता है। स्टेटस अगर देख लीजिएगा जीआई टैग का, ओवर अराउंड जितना हमारे देश में जीआई टैग्स है, अराउंड इन टोटल अराउंड 500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स है जिनको जीआई टैग अभी तक आज तक सो फार मिला हुआ है। और जीआई टैग किन किन कैटेगरीज में दिया जाता है? एग्रीकल्चर कैटेगरीज में जैसे काजी नेमू, राइट। फूड स्टफ जैसे बोका शॉल, हैंडीक्राफ्ट जैसे आपका जाके हो गया असमीज गामूसा, राइट। वैसे ही मैन्युफैक्चर, ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में भी आएगा, है ना। और कोई भी नेचुरल जैसे आपका दार्जिलिंग टी, राइट, दैट हैज आल्सो बीन ग्रांटेड दिस, राइट। बट सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी को मिला हुआ है? वो है हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी को, राइट। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग है वो हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी को दिया गया है। एग्रीकल्चर को 196, उसके बाद फूड स्टफ आता है, सबसे कम जो है ये नेचुरल एस्पेक्ट्स है। नेक्स्ट इज कौन से स्टेट को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जीआई टैग अवेलेबल है? वो है तमिलनाडु, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, देन कम्स कर्नाटक, केरल एंड महाराष्ट्र, जिसमें आप देख ही रहो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। उसके बाद अगर देख लीजिएगा उत्तराखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और बाकी तो इधर तो छोटे छोटे स्टेट्स आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेशनल कैंसर ग्रिड के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। क्यों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रिसेंटली असम में जो काशार कैंसर सेंटर है उसमें देखा गया दैट इस सेंटर के बनने के बाद जो कैंसर के रिलेटेड जो दवाइयाँ होती है ना, उनकी कॉस्ट बहुत हद तक घटी है। एंड दैट टू हैड हैपेंड थ्रू नेशनल कैंसर ग्रिड। और ये नेशनल कैंसर ग्रिड एक कोलाबोरेटिव एफर्ट है जिसमें ड्रग्स, जो कैंसर के रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं उसको बल्क में खरीदी जाती है तो सस्ती पड़ती है,
राइट। एंड इससे क्या होता है दैट कॉस्ट जो है कटिंग होता है, ओवर 85% ऑफ कॉस्ट कटिंग होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कैंसर ट्रीटमेंट जो है थोड़ा अफोर्डेबल बन जाता है फॉर द पेशेंट्स। और ये वहाँ पर स्पेशली बनता है जहाँ पर स्मॉलर टाउन्स एंड रूरल एरियाज हमें देखने को मिलते हैं। नाउ इसका यूजेजेस अगर बात करें तो अनडाउटेडली ये जो है एक इनोवेटिव एग्जांपल है जिसको आप शोकेस कर सकते हैं दैट हाउ टू एड्रेस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिलीज। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना दैट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है इंडिया में, मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो उसमें इस नेशनल कैंसर ग्रिड के थ्रू जो कैंसर ड्रग्स के जो कॉस्ट रिड्यूस किए गए हैं इन द कशार कैंसर सेंटर of Assam, that can be given as a proper example as to how the government or the system can work together, जिससे you know the cost of these drugs can be reduced further and further। ठीक है। नाउ नेशनल कैंसर ग्रिड के बारे में अगर बात करें, ये नेटवर्क है ऑफ मेजर कैंसर सेंटर। सिर्फ मेजर कैंसर सेंटर्स ही नहीं, इसमें रिसर्च कैंसर के रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं, पेशेंट्स ग्रुप्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का एक नेटवर्क है जो कि अक्रॉस इंडिया है, जिसका मैंडेट है दैट कैंसर के रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनका जो केयर होता है, उन केयर में एक यूनिफॉर्मली स्टैंडर्ड लाया जा सके देश भर में। और कैसे स्टैंडर्ड, कैसे मतलब जैसे अगर आप सोचो फॉर एग्जांपल मुंबई में हो, राइट, अब महाराष्ट्र में आपको कैसे प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वैसा ही सेम ट्रीटमेंट जिससे आपको आसाम में भी मिले, सेम ट्रीटमेंट जिससे आपको पंजाब में भी मिले, सेम ट्रीटमेंट आपको तेलंगाना में भी मिले। समझ लो। सो दिस इज हाउ दिस शुड बी कैरिड फॉरवर्ड, राइट। यही नहीं, स्पेशलाइज ट्रेनिंग और एडुकेशन जो है ऑन्कोलॉजी में वो भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, और एक कोलैबोरेटिव बेसिक ट्रांजिशनल और क्लिनिकल रिसर्च होना चाहिए इन कैंसर। नाउ इसको फॉर्म किया गया था अगस्त 2012 में, एंड इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी विद द ग्रांट सपोर्ट ऑफ टाटा मेमोरियल सेंटर। टाटा मेमोरियल सेंटर का भी सपोर्ट था यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बायो इमेजिंग बैंक के बारे में। बायो इमेजिंग बैंक, मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रही है। ध्यान दीजिएगा, अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप इस केस स्टडी को आप इंक्लूड कर सकते हो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में कैसे इंक्लूड हो रहा है। एंड सबसे अच्छा एग्जांपल है रिसेंट का मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जिन्होंने एआई का यूज़ करके ये लोग कैंसर केसेस को एड्रेस कर रहे हैं। एक्चुअली टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कर क्या रही है, इन्होंने एक बैंक एस्टेब्लिश किया गया जिसको बोल रहा है बायो इमेजिंग बैंक। ना ये बैंक है क्या इससे पैसे निकाले जाते हैं? नहीं, ऐसा कोई पैसे वैसे नहीं निकाले जाता है। अब देखो, अलग अलग तरीके का कैंसर होता है ना, है ना, तो से फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 तरीके का कैंसर है। अब इस कैंसर को डिटेक्ट करने का भी शायद 10-15 तरीके हैं, इस कैंसर को भी डिटेक्ट करने का शायद 10-15 तरीके हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। अब इस बैंक में सारे ऐसा एल्गोरिदम फेस किया जाएगा जिससे, जैसे अगर ये वाला डिटेक्ट हो गया तो ये किस कैटेगरी में लाई करता है, पहला या दूसरा? यस, दूसरा, राइट। तो ऑटोमेटिकली जल्दी से कैंसर डिटेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो, इसीलिए तो बोला गया ना दैट इससे ऐसा कुछ नहीं है दैट आपका पूरा कैंसर जो है कैंसर फ्री मुक्त इंडिया हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे जो आपको हेल्प क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्शन आपको हेल्प मिल सकता है, बस, और कुछ नहीं भाई, कुछ मत एक्सपेक्ट करना। सो ये प्रोजेक्ट जो है वो इन्वॉल्व करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी ऑफ रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी इमेजेस, जिसको लिंक किया गया विथ क्लिनिकल इंफॉर्मेशन, जिससे ट्रेनिंग और टेस्टिंग प्रोवाइड किया जाता है ऑफ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम को। इस इनिशिएटिव को फंड किया जा रहा है बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद अदर इंस्टीट्यूशंस, एंड दे हैज ऑलरेडी रिड्यूस द रेडिएशन एक्सपोजर ऑफ पेडियाट्रिक केयर बाय 40%। नाउ आप बोलिएगा यार रेडिएशन एक्सपोजर कैसे होता है? देखो क्या होता है ना, अगर आपको कैंसर होता है ना तो आपको इस टाइप के बड़े बड़े मशीन से गुजरना पड़ता है, जिससे कि आपके शरीर में रेडिएशंस आते हैं। रेडिएशंस क्या शरीर के लिए कभी भी अच्छी बात है? नहीं, राइट। बट अब मजबूरी है ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ दैट इस टाइप की अगर मजबूरी रहेगी तो आपको तो इसके भीतर, इस मशीन के भीतर आपको इंटर करवाना ही पड़ेगा, राइट। और आपको अगर इंटर करवाए तो आपके शरीर के भीतर क्या होता है ना दैट रेडिएशंस घूमती रहेंगी,
और वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। अब क्या हो जाता है यहाँ पर, अगर आपका अर्ली स्टेज में ही इस कैंसर को डिटेक्ट कर लिया गया, अब बोलिए क्या लेटर स्टेजेस में क्या आपको इस मतलब ऐसा भी हो सकता है दैट शायद आपको इस रेडिएशन मशीन से गुजरना ही नहीं पड़े, क्योंकि पहले ही आप इतना केयर आप ले ले अपने आप को दैट आप पहले स्टेजेस में ही आपका कैंसर को डिटेक्ट कर ले और वहीं पर कैंसर को आप दबा भी दें, राइट। तो ये चीज़ है, इसीलिए तो बोला जा रहा है बायो इमेजिंग बैंक्स आर सो मच हेल्पफुल दीज डेज, राइट। सो नेक्स्ट इज इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल, न्यूज़ में है, और ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी अगर कोई भी देश में ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है जैसे कोई फर्स्ट या फिर लार्जेस्ट, है ना, तो इस टाइप की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंटल काउंसिल है ना, जी हाँ, ये ऐसा फर्स्ट ऑफ इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था। इसको लॉन्च किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिवर क्रूज टूरिज्म इन इंडिया, क्योंकि आपको पता है दैट हम लोग जो है इनलैंड टूरिज्म में, इनलैंड वाटरवे के टूरिज्म में कितने ज़्यादा पीछे हैं, तो इसीलिए इसको प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये किया जा रहा है, राइट। इनलैंड वाटर डेवलपमेंट काउंसिल, इट ऑल्सो लॉन्च्ड हरित नौका गाइडलाइंस, और इसके साथ साथ रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप ऑफ 2047 भी लॉन्च किया गया था। ये रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, है ना, जिससे ओवरऑल दैट इस टूरिज्म को जो है क्लाइमेट फ्रेंडली बनाया जा सके, जिससे कम से कम CO2 का एमिशन हो सके, राइट। यही सब तो है, यही सब ना। ये रोड मैप जो बनाया गया है बेसिकली इनलैंड वाटर डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, राइट, ये इनेबल करती है कैपेसिटी ऑफ 26 एडिशनल वाटरवेज, जिससे अब देखो आप अगर बांग्लादेश, थाईलैंड के कंपैरेटिवली अगर इंडिया के इनलैंड वाटरवेज को एक्सप्लोरेशन का पोटेंशियल देखोगे ना, बहुत कम है। और इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा जो ये रोड मैप बनाया गया है, इससे एक्सप्लोर किया जाएगा अराउंड 26 एडिशनल वाटरवेज को, जिससे हमारे देश में जो क्रूज सर्किट्स को प्रमोट किया जाएगा, टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस किया जाएगा, जिसका मेन गोल रहेगा टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट द क्रूज टूरिज्म ट्रैफिक और लोकल क्रूज टूरिज्म ऑन नेशनल वाटरवेज। इनफैक्ट इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, जिसमें जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट ही क्यों ना ले लीजिएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो कि इन्हांस करेगा द रोल ऑफ इनलैंड वाटरवेज और इंक्रीज करेगा द मॉडल शेयर ऑफ इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम 2% to 5%, ठीक है। नेक्स्ट ई फ्यूल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। PIB का ये न्यूज़ था। एक्चुअली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिपोर्ट दिया था दैट रोल जो है ई फ्यूल का इन डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, इसके तहत अगर देख लीजिएगा यही रिपोर्ट का बेसिकली थीम था, राइट। और इसमें एंटिसिपेट किया गया है दैट बायोफ्यूल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा 6% ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिमांड बाय द ईयर 2030। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट का हाईलाइट किया है। अब देखो ये रिपोर्ट्स क्यों इसलिए इतने इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि कभी भी जैसे आप जैसे बोल रहे हैं ना फ्यूल ट्रांजैक्शन में क्या क्या कर रहे हैं, तो आपके पास वो सब तो नॉर्मल पॉइंट्स है ही, दैट भारत स्टेज 6 नॉर्म्स लागू हो गया है, राइट, हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ये सब तो है ही। बट साथ ही साथ अगर देखो वो सबको ही को पता होगा, आपको को आपका कॉम्पिटिटर को भी पता होगा, बट वहीं पर ये वाला ई फ्यूल्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा लाया गया है, शायद ये सबको नहीं पता होगा, है ना। तो इसके एस्पेक्ट्स अगर आप इंक्लूड करोगे तो ऑफ कोर्स आपके जो आंसर के वेटेज है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो 2022 में क्लियरली इस रिपोर्ट का हाईलाइट है, 2022 में रोड ट्रांसपोर्ट अकाउंटेड फॉर नियरली ऑल द लिक्विड बायोफ्यूल यूज, बट दिस प्रोजेक्टेड टू मार्जिनली डिक्रीज बाय द 98% बाय द ईयर 2030। मतलब 2022 में रोड ट्रांसपोर्ट में जो है ऑफ कोर्स बायोफ्यूल यूजेस तो बढ़े थे, बट आगे में ये उल्टा घटने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है। बायोफ्यूल जो कि रिप्रेजेंट करता है 5% ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट डिमांड इन द ईयर 2022, ये अमाउंट कर रहा है 2.2 बिलियन ऑफ ऑयल डिमांड। मतलब ओवरऑल जो अभी अगर पैसे के टर्म्स में देख लीजिएगा तो रफली अराउंड 2.2 मिलियन जो बैरल ऑफ डिमांड है ऑयल, वो कहीं ना कहीं आपका बायोफ्यूल से ही हमको देखने को मिल रहा है। ग्लोबल बायोडीजल डिमांड अगर देख लीजिएगा, यस, आने वाले समय में कहा जा रहा है ये भी समय के साथ साथ एक्सीड जरूर करेगा, बट एक चीज़ ज़रूर बोला गया है, वैसे तो हम लोग जो अनुमान लगाया जा रहा है दैट हाँ बायोफ्यूल जो है क्रूशियल रोल ज़रूर प्ले करेगा इन फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट
ये जो रिपोर्ट है ना वो कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द डिस्प्लेसिंग ऑयल डिमांड। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो देखा जा रहा है वो भी देखा जा रहा है दैट ऑयल डिमांड को डिस्प्लेस करने के लिए व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओवरऑल दीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ई फ्यूल्स के बारे में अगर बात करें तो इनको हम लोग इलेक्ट्रो फ्यूल्स भी के नाम से भी जानते हैं। दे आर द टाइप ऑफ सिंथेटिक फ्यूल जो क्या इट कैन बी यूज टू पावर व्हीकल्स, ships and aeroplanes. In fact, they are sustainable alternative to fossil fuel. जी हाँ, इनको sustainable alternative भी बोला जाता है fossil fuel का, and they can be used in existing infrastructure. E-fuels अगर देख लीजिएगा they are made up of captured carbon dioxide और carbon monoxide और साथ ही साथ हाइड्रोजन जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम वाटर स्प्लिट जो क्या सस्टेनेबल इलेक्ट्रिकल सोर्सेज के द्वारा किया जाता है। ई फ्यूल्स अगर देख लीजिएगा यस क्लाइमेट न्यूट्रल तो है ही बट दे कैन ऑल्सो बी यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, क्योंकि ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड जब न्यूट्रल है तो अब क्लाइमेट न्यूट्रल है तो कार्बन एमिशंस जो है ऑफ कोर्स बहुत हद तक घट भी जा रहा है राइट, क्योंकि इसका यूजेजेस बढ़ेगा। सो इसी के साथ साथ जो है आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।